देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है इफ ए नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। देखिए क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होता है और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। अब आपके पास रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैं एल अपॉन ए को उधर ले जाऊं तो यह आएगा आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो। तो रेजिस्टिविटी की इतनी वैल्यू आनी चाहिए। रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 की पावर -7 है और लेंथ 15 मीटर है। ये रेजिस्टिविटी आएगा, इसी को कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कह रहा है। 5 15 को 3 से कैंसिल करेगा, 3 6 को 2 से, तो यहां से रेजिस्टिविटी आ गया बेटे 2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, यूनिट आपको पता क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है इसकी। तो यह आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट को लेकर है। A uniform wire of diameter d carries a current 100 milliampere when the mean drift velocity of electron is v। अभी हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका डायमीटर d है और इसके अंदर जो करंट है वो है 100 मिली एम्पियर का करंट है। इसका डायमीटर d है और यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है v। आगे पढ़ते हैं। For a wire of diameter d by 2 of same material to carry a current of 200 milliampere, mean drift velocity will be। कहता है मेरे पास दूसरा वायर है जिसका मेटेरियल तो सेम है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। रेजिस्टिविटी यहां रो है तो यहां भी रो होगी। अच्छा, मेटेरियल सेम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दोनों जगह सेम होगी। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी, मगर इसका डायमीटर d नहीं, उसकी जगह d/2 है और इसके अंदर जो मुझे करंट चाहिए वो 200 मिली एम्पियर चाहिए। तो पूछ रहा है कि ऐसा कंडीशंस के लिए मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, लेट अस से v0 मान ले। तो ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर। अब आपको पता है करंट को हम लिख सकते हैं NEA इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं यहां से ड्रिफ्ट स्पीड को लिख पाऊंगा I अपॉन NEA। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला बन गया। एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है पाई डायमीटर के हाफ का स्क्वायर। भाई वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें आर होता है रेडियस। तो रेडियस को लिख सकता हूं डायमीटर का हाफ। 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला तैयार हो गया 4I अपॉन NED स्क्वायर। ये एक रिलेशन डेवलप हो गया ड्रिफ्ट स्पीड का। अब ये रिलेशन मैं पहले फर्स्ट वायर पे लगाऊंगा। फर्स्ट वायर पे ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी, v। 4 इंटू करंट, फर्स्ट वायर में करंट था 100 मिली एम्पियर अपॉन NE और फर्स्ट वायर का डायमीटर d था। इक्वेशन 1। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा दूसरे वायर पे। दूसरे वायर में ड्रिफ्ट स्पीड कितनी हो गई थी, v0। 4 टाइम्स करंट कितना हो गया था, 200 मिली एम्पियर। n वही रहेगा, दोनों वायर का मेटेरियल सेम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन का चाहे यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। हाँ, मगर दूसरे वायर का डायमीटर d की जगह d/2 हो गया था ये आपका। ठीक है, 2 का स्क्वायर ऊपर ले जाइए तो यह आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन NED स्क्वायर। नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 है फॉर फर्स्ट वायर, ये इक्वेशन 2 है फॉर सेकंड। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर देते हैं, राइट साइड को राइट से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा आप डिवाइड करके देखो 8 आ जाएगा।
अब डिवाइड आप खुद कर सकते हो। अब v को इधर ले जाएंगे तो बेटा सेकंड वायर में जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो 8 टाइम्स आएगी v की। तो फर्स्ट वायर में ड्रिफ्ट स्पीड v थी, सेकंड वायर में होगी 8 टाइम्स v की। ये आ गया, ऑप्शन भी आ गया आपका ए, ये चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 to the power -2 by root pi meter has electrical resistance 10 ohm. The current density in the wire of electric field of 10 volt per meter is. क्या पूछ रहा है? करंट डेंसिटी पूछ रहा है। The current density in the wire for an electric field 10 is जो पूछा है ना, ये करंट डेंसिटी के बारे में पूछा है। करंट डेंसिटी इज, बीच में उसने किसकी वैल्यू दी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी उसने, 10 वोल्ट पर मीटर। अब करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है बेटे, J = सिग्मा E, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है ρL/A। इसमें रो को इधर ले जाएं, आर को इधर, तो 1/ρ आ गया L/RA। और आपको पता है 1/रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी सिग्मा। ये आ गया। अब इस सिग्मा को आप यहां लिख दें तो J आ गया बेटे L/RA इंटू E। अब करंट डेंसिटी J पूछा है उसने, वायर की लेंथ 10 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और आपको पता है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया πr² होता है, πr का स्क्वायर, और r दे रखा है उसने 10⁻⁻² अपॉन रूट पाई, ये दे रखा है। अब बस कैलकुलेशन करनी है बेटा, ये एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर 10 बचेगा, पाई इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -4 और रूट पाई का स्क्वायर पाई। अब ये पाई से पाई भी कैंसिल होगा, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो J की वैल्यू आ जाएगी 10⁵। तो ये J की वैल्यू आ गई बेटा 10⁵। कौन सा आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन डी हो गया। चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आइडेंटिफाई द पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस तब कहलाता है जब वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज होता हो तो हम कहेंगे भी इसका आर नेगेटिव है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा रेजिस्टेंस जो वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट को डिक्रीज करता हो। अब आप देखो ऐसी कौन सी जगह, ये है सी से डी पोर्शन। सी से डी पोर्शन देखो, हम वोल्टेज राइट में इंक्रीज करेंगे और सी से डी करंट डिक्रीज होगा, मतलब सी से डी वोल्टेज तो बढ़ रहा है मगर करंट कम हो रहा है, तो इस जगह रेजिस्टेंस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो सी डी पोर्शन के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक। टू हीटर्स X and Y have power rating of 1 किलोवाट and 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। दो हीटर हैं, दोनों की पावर रेटिंग लिखी। पावर रेटिंग का मतलब वो पावर जो डिवाइस पे लिखी हुई है। आप बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब पे लिखा होता है 100 वॉट बल्ब, 60 वॉट बल्ब, 20 वॉट बल्ब, 16 वॉट बल्ब, 18 वॉट बल्ब, वो रेटेड पावर होती है, हर डिवाइस पे लिखा होता है। तो ये वो पावर है जो उस हीटर पे लिखी हुई है। These two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source। पहले दोनों हीटर को सीरीज में लगाया और फिर बाद में हमने से पैरेलल में जोड़ दिया, लेकिन दोनों बार हमने सोर्स यानी कि वोल्टेज सप्लाई सेम रखी। द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ दीज टू केसेस, इन दोनों केसेस में जो आउटपुट पावर आएगी उसका रेशियो क्या होगा? देखिए पहले आपने दोनों हीटर X एंड Y सीरीज में लगाए थे,
लेट अस से विद सोर्स V0 वोल्टेज, ठीक है, V0। मान लीजिए मैंने दोनों हीटर शुरू में सीरीज में लगाए विद ए सोर्स ऑफ वोल्टेज V0। आपको पता है जब दो डिवाइसेस सीरीज में हो तो जो टोटल पावर मिलती है वो मिलती है 1/P1 प्लस 1/P2। ये फॉर्मूला हम क्लास में पढ़ते हैं, तो इसे डायरेक्ट लगाएंगे बेटा। 1 टोटल पावर होगी 1/P1, पहले हीटर की पावर है 1 किलोवाट, 1/P2 2 किलोवाट, तो यहां से टोटल पावर आ गई 2/3 किलोवाट। जब दोनों हीटर सीरीज में है तो इस वक्त जो हमें टोटल पावर मिलेगी वो इतनी मिलेगी। अब पैरेलल में जोड़ देते हैं, अगर दोनों हीटर को पैरेलल में जोड़ दें उसी सोर्स से सेम रखेंगे तो अब जो टोटल पावर हमें मिलेगी उसका फॉर्मूला है P1 प्लस P2। ये फॉर्मूले हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पे जो टोटल पावर मिलेगी P1 1, P2 2, 3 किलोवाट मिलेगी ऐसे। तो आप देखो सीरीज में टोटल पावर कितनी मिली 2/3, अब कितनी मिली है 3। तो रेशियो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर दें, डैश लगा दें ताकि थोड़ा फर्क रहे। तो सीरीज में टोटल पावर थी PT, अब पैरेलल में टोटल पावर है PT डैश। सीरीज का टोटल पावर 2/3 था, इसका है 3, तो दोनों का रेशियो 2/9 यानी कि 2:9 आएगा। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है बेटे, यहां से 2:9 पहला ऑप्शन मैच करता है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फिलामेंट बल्ब 500 वॉट 100 वोल्ट is to be used in 230 वोल्ट मेन सप्लाई। हमारे पास एक फिलामेंट बल्ब है। फिलामेंट बल्ब पुराने वाले बल्ब होते हैं जिसमें फिलामेंट लगा होता था, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं। एलईडी बल्ब से पहले जो फिलामेंट बल्ब होते थे इसमें एक फिलामेंट वायर लगा होता था, ये उसके बारे में बात कर रहा है। फिलामेंट बल्ब की पावर 500 वाट होगी तब जब उसे कितने वोल्ट मिलेंगे 100 वोल्ट मिलेंगे तो वो 500 वॉट की पावर देगा। मगर आपने उसे कनेक्ट कर दिया 230 वोल्ट से, तो आप तो 100 की जगह 230 देंगे। इससे क्या होगा सर, इससे पहली प्रॉब्लम आएगी, एक्सेस वोल्टेज देने से डिवाइस खराब हो जाती है, बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका। आगे पढ़ते हैं। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and bulb consume 500 watt। अब एग्जामिनर को पता था कि 100 वोल्ट के बल्ब को अगर 230 दूंगा तो खराब हो जाएगा, तो उसने बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है R। उससे क्या होगा, अब 230 का 230 पूरा का पूरा बल्ब को नहीं मिलेगा, वो बल्ब और रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, तो अब 230 वोल्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ताकि हमारा बल्ब परफेक्टली काम करे। चलिए, हमारे पास एक बल्ब है, उसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है R, हमने सप्लाई दी है 230 की। घबराइए मत, बल्ब परफेक्टली काम कर रहा है, तो परफेक्ट वोल्टेज 100 है तो बल्ब को 100 वोल्ट ही मिलेंगे। 230 में से इसे 100 मिलेंगे, इसे कितने मिलेंगे 130। 230 में से 100 इसे मिलेंगे तो जो बचेंगे इसे मिलेंगे। 100 ही क्यों दे रहे हैं सर, अगर आप चाहते हैं आपका बल्ब परफेक्टली काम करे, परफेक्टली का मतलब वैसे काम करे जिसके लिए वो डिजाइन है। देखिए बल्ब डिजाइन है 500 वॉट के लिए, तो परफेक्टली काम तब करेगा जब 500 वॉट इमिट करेगा अगर आप उसे वोल्ट कितने देंगे 100। आपका बल्ब एग्जैक्ट 500 वॉट निकालेगा अगर उससे एग्जैक्ट 100 वोल्ट मिले। हाँ, तो हम 230 में से इसे एग्जैक्ट 100 देंगे ताकि ये फुल 500 पावर इमिट करे, जो बचेगा वोल्टेज वो आर को दे देंगे। ठीक है, आगे क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, मिल जाएगी। देखिए हमें यहां पर जो आर को वोल्ट देना है वो 130 देना है, तो उसके लिए पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे, बल्ब की पावर पता है, पावर होता है V²/R, बल्ब की पावर 500 है और बल्ब को कितने वोल्टेज देंगे 100, तो यहां से बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा
100 इंटू 100 अपॉन 500। तो यहां से आप देखें बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। दोनों के वोल्टेज पता लग गए, बल्ब का रेजिस्टेंस। अब सीरीज में V1 बाई V2 होता है R1 बाई R2, ये सीरीज का फॉर्मूला होता है। अब V1 बताइए, पहले कौन लगा है? बल्ब। बल्ब को कितने वोल्टेज मिले हैं? 100 अपॉन V2 सेकेंड नंबर पे रेजिस्टर लगा, उससे कितने मिले? 130। R1 बल्ब का रेजिस्टेंस जो आपने निकाला अभी कितना आया है? 20। R2 एडिशनल रेजिस्टेंस जो R है। तो यहां से अब आप R निकाल लें, तो यहां से चेक करें बेटा, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, फिर इस जीरो से ये, तो ये R आएगा 13 इंटू 2 इनके अंदर 26 ओम। तो वो जो सीरीज में R लगाया है वो 26 ओम का होना चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली 26 का होगा तो बैटरी 230 में से 100 बल्ब को देगी ताकि परफेक्टली काम करे, बाकी 130 वो आर को दे देगी। तो आर की वैल्यू होनी चाहिए 26 ओम। ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा है टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, द इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। दो सिटी हैं, लेट अस से सिटी ए एंड सिटी बी, दोनों के बीच में कॉपर वायरिंग के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। डिस्टेंस कितना है दोनों सिटी के बीच में? 150 किलोमीटर का डिस्टेंस। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। हर किलोमीटर में पोटेंशियल 8 वोल्ट कम हो जाता है, यानी कि यहां से यहां तक पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 8 इंटू 150। 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट का डिफरेंस आता है, तो टोटल 150 किलोमीटर में कितना डिफरेंस आएगा? 8 इंटू 150 यानी कि 1200 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 0.5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.5 इंटू 150 यानी कि 75 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। द पावर लॉस इन वायर इज, पूछ रहा है कि इसके अंदर पावर लॉस कितना होगा। देखिए इसके अंदर पावर लॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए V² बाई आर, और आपको पता है इस फॉर्मूले में V क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिखते V हैं, मगर मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले में हर जगह जो V है वो V फॉर पोटेंशियल नहीं है, V फॉर वोल्टेज है, विच मींस पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों सिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1200 है, तो 1200 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पूरी वायरिंग में, और रेजिस्टेंस है 75 ओम। तो यहां से पावर लॉस देख लेते हैं बेटा, 1200 इंटू 1200 अपॉन 75, ये आ गया। अब यहां से चेक करते हैं कितना आएगा बेटे। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, पहले हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 240, और ये कैंसिल हो जाएगा 15 से कैंसिल हो जाएगा ये। फिर आप इसे 3 से कैंसिल कर लें, ये 5 से कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 80 से। फिर 5 को फर्दर 80 से कैंसिल करेंगे, होगा 16, तो पावर आ गई 16 इंटू 1200। तो ये मैं लिख देता हूं, टोटल पावर 16 इंटू 1200 आ गई। अब 16 इंटू 12 192 है, तो 2 जीरो आगे भी लगे हैं, तो 1900 वॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं 19.2 किलोवाट। तो जो पावर लॉस होगा दो सिटी के बीच वायरिंग में, वो 19.2 किलोवाट का लॉस हो जाएगा, इतना लॉस होगा। इस क्वेश्चन में दिया है इफ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर इज 36 वॉट। यहां पे जो पावर डिसिपेट हुई है वो 36 वॉट की पावर डिसिपेट हुई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज, तो बताइए इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? देखिए अगर मैं इस पे पावर का फॉर्मूला लगाऊं V² बाई आर, पावर कितनी डिसिपेट हुई? 36, इसका V पता नहीं, R कितना है 9,
तो v स्क्वायर आ गया 36 इंटू 9, ऐसे दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो v आ गया 6 इंटू 3, यानी कि v आ गया 18 वोल्ट। इससे मुझे 9 ओम के वोल्टेज पता लग गए। अच्छा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, अगर इसे 18 वोल्ट मिलेंगे तो इसे भी 18 वोल्ट मिलेंगे, ऐसे। ठीक है, तो मैंने सीधे सीधे इस पे पावर का फॉर्मूला लगाकर इसके वोल्टेज निकाल दिए। अब 9 और 6 को कंबाइंड कर दीजिए, दोनों पैरेलल में है, इन्हें एक बना देते हैं। पैरेलल में फॉर्मूला लगा दीजिए 1/R1 + 1/R2। इनका एलसीएम 18 आएगा, 2 + 3, तो यहां से R आ गया आपका 18/5 यानी कि 3.6। अब क्योंकि मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है तो मैं इन दोनों को एक से रिप्लेस कर देता हूं। ये 2 ओम, ये 3.6 ओम। और बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा? बैटरी है V, पता नहीं कितने वोल्ट की है, ये V वोल्ट की है। अच्छा, 9 ओम को 18 वोल्ट मिले थे, तो अब 3.6 को कितने मिलेंगे? अब पैरेलल का फॉर्मूला है कि पैरेलल में जितने वोल्टेज 1 को मिलते हैं उतने ही 2 को मिलते हैं और उतने ही पूरे कॉम्बिनेशन को भी मिलते हैं। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होते, थ्रू आउट सेम रहते हैं। क्लास में पढ़ते हैं कि पैरेलल के अंदर जितने वोल्टेज डिवाइस 1 को मिलते हैं उतने डिवाइस 2 को मिलते हैं और पूरे कॉम्बिनेशन को भी उतने मिलते हैं। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन भी इसे 18 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और इसे लेटेस्ट से V0। अब ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में फॉर्मूला होता है V1/V2 = R1/R2। V1 कितना है? 18, V2 V0, R1 3.6, R2 2। इस तरह से ये V0 इधर ले गया, बाकी सब इधर ले जाइए। 18 × 2 / 3.6 = V0, तो V0 आ गया 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट मिलेंगे आपके 2 ओम को। क्या पूछा इसने मुझसे? इसने यही पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टर को 10 वोल्ट मिलेंगे।